दिशा पहले दी अब देगी। चलो साथियों, कल हमने विज्ञान का जो पार्ट फर्स्ट किया था, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा जानी। तो लास्ट में परिभाषा हमारी थी अवतल दर्पण। क्या थी? अवतल अवतल दर्पण थी। तो अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में जो डेफिनेशन आपकी होगी परिभाषा, तो क्या करेंगे? अवतल दर्पण के उपयोग या प्रयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण दर्पण के उपयोग, मतलब अवतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है। अभी इसे प्रैक्टिकली करवा देंगे आपको। फिलहाल इसे ये समझ लीजिए कि मतलब कैसे क्या है। जैसे मैं अभी बनाता हूँ, देखो कल बनवाया था, आप बताइए। अब अवतल दर्पण बनाना है, इसमें कलई कहाँ करें? कलई कलई अंदर की साइड, दबी हुई साइड, मतलब इधर की साइड में करें या इधर की साइड में? उभरी हुई साइड में। देख उभरी हुई साइड में करेंगे तो वो अवतल है। यस सर। अब अवतल है तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे अवतल बना देता हूँ। यस सर। दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। तो मैंने अपने हाथ को अवतल बना दिया ऐसे करके, यानी ये ऊपर का ऐसा ये कलई और ये अंदर से दिख रहा है, अंदर से दिख रहा है। देखो मैंने इसे समझाने के लिए थोड़े चम्मच और ये मोबाइल का सहारा लेने की कोशिश करूंगा। तो आप देखिए, जैसे कि मैं इस पर लाइट मारता हूँ, ठीक है? जैसे इस पर लाइट मारता हूँ, अंधेरे में लाइट मार के आप खुद प्रैक्टिकल करना। तो इसके जो किनारे जो दबे हुए हैं ना, ऐसे करके, जैसे मान के लो हाथ भी ले सकते हैं, ऐसे ऐसे मारूं। और जैसे कि हाथ को मैं इंडिकेट करता हूँ, ये मेरा हाथ है, जैसे कि ये मेरा हाथ है, तो हाथ ऐसे ही तो होगा, ऐसे करके यहाँ पर कलई हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? अवतल बन जाएगा। यस सर। तो इसकी रोशनी यहाँ से ज्यादा क्या जाएगी? इधर नहीं तो जाएगी। अब इसकी रोशनी यहाँ तो जाने से रही नहीं जाएगी ना, इसकी रोशनी यहाँ तो जाने से रही। लेकिन अब हम थोड़ी देर के लिए क्या ले लेते हैं? उत्तल ले लेते हैं। तो उत्तल में कलई क्या होगी? अंदर की तरफ होगी। तो इसकी रोशनी इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। मतलब जितना ये फैला हुआ है वो सब पर रोशनी जाएगी। अगर रोशनी को फैलाना हो, अगर रोशनी को फैलाना हो तो कौन सा दर्पण प्रयोग करेंगे? उत्तल। और रोशनी को कवर करना हो तो अवतल। इसका मतलब है कि जब कवर करेंगे तो क्या होगा? वहां पे रोशनी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन दूरी तक भी जाएगी। और अगर किसी रोशनी को मतलब ज्यादा जगह में फैलाना हो और पास ही करना हो तो फिर क्या करेंगे? उत्तल। कौन सा होगा? उत्तल। ज्यादा जगह में फैलाना हो, जैसे कि हम जो पढ़ते हैं ना, जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ता है, स्टूडेंट पढ़ता है तो क्या करेगा? वो कौन से दर्पण का प्रयोग करेगा? वो लैंप जो लगाएगा वो उसमें कौन सा, मतलब जो बल्ब होगा और उसमें जो साइड की जो प्याली होगी वो कौन से दर्पण का काम करेगी? पढ़ने वाली जो है कि अवतल का काम करेगी, क्योंकि वहीं की वहीं थोड़ा दिखना है, फैलाना नहीं है। पढ़ने वाली जो है कवर करेगी। और जो रोडों पे जो लैंप लगे रहते हैं उसमें कौन सी काम करेगी? उसमें उत्तल, क्योंकि हमें ज्यादा जगह में रोशनी फैलानी है। अच्छा, तो फिर उसमें जो मोटरसाइकिल है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, उसमें कौन सा दर्पण होगा? जो जैसे बल्ब लगा है, जैसे कि ये प्याली है और यहाँ पे ऐसे करके यूं यो बल्ब लगा है। अब जो प्याली होगी वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल। ये अवतल होगा, क्योंकि जो रोशनी को कवर करता है, ज्यादा फैलाता नहीं, वो दूरी तक भी फेंकता है उसे। तो जो रोशनी होती है वो क्या होती है? दूर जाती है, फैलती नहीं है। समझ आई नहीं आ रही? तो उसमें क्या करते हैं प्रयोग? उत्तल। अवतल बाहर कलई है। और जो रोड पे जो लैंप होते हैं वो उत्तल होते हैं, कि रोशनी में फैलाने होती है। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। रात में आप ऐसे चम्मच लेके ये ऐसे करना है, इस पे मारना, तो कितनी जगह में ये रिफ्लेक्शन मारेगा। और ऐसे करना, देखो यूं करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तो यूं ही तो मुड़ेगा नीचे और ये ऐसे जाएगा, लेकिन इससे करेंगे तो यूं भी जाएगा, यूं भी जाएगा, मतलब ज्यादा जगह में फैलाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे करके रात में मारना तो सामने रिफ्लेक्शन मारेगा। समझ आ गया? यस सर। क्लियर है? ठीक है। यस सर। ओके सर। चलो ये एक चीज क्लियर होगी। आगे चलते हैं। तो अवतल दर्पण कहाँ पे बताए? रोडों पे लगे हुए लैंप के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें करते हैं
बैठा को करके आ जा बैठा तो इसमें डाल दीजिए टेबल लैंपों की शेड में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। टेबल लैंपों की शेड में प्रयोग किया जाता है। जो स्टूडेंट छात्र पढ़ते हैं तो मेज पे थोड़े से भाग को अधिक प्रकाश पहुंचाता है। मेज पर क्या करता है? अधिक प्रकाश पहुंचाता है। यह मेज पर थोड़े भाग पर अधिक प्रकाश फैलाता है। थोड़े भाग पर अधिक प्रकाशित करता है। अधिक प्रकाश डालता है। अधिक प्रकाशित करता है। क्योंकि जब ज्यादा जगह में फैलेगा नहीं, कम जगह में ही रहेगा तो वहां पे क्या होगी? रोशनी ज्यादा होगी। समझ आ गया? क्लियर है? यस सर। और आगे देखिए इसमें देखो आगे टेबल लैंप की शेड में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 मोटर वाहन 2 व्हीलर 4 व्हीलर मोटर वाहन की लाइट आगे की जो लाइट होती है उसमें मोटर वाहन की लाइट में प्रयोग किया था। अवतल दर्पण चल रहा है। अवतल दर्पण के उपयोग क्योंकि जब फैलाएगा नहीं तो फिर क्या करेगा? दूरी तक फेंकेगा उसे। तो रोशनी जो लाइट की रोशनी कहाँ तक देखनी होती है? दूर तक। वाहनों से मोटर वाहन की लाइट में प्रयोग किया जाता है। और तीसरा देखिए, डॉक्टरों को देखा होगा तुमने, कान है जो पूरा खींच डाला होगा, वहां टॉर्च डालेगा ऐसे करके, देखेगा तो वहां रोशनी अंदर तक मतलब जाए, फैले कम लेकिन बहुत छोटे से छिद्र में ही अंदर तक देखे। तो डॉक्टर लोग जो प्रयोग करते हैं ना, जो नाक कान गला जो देखने का प्रयोग करते हैं, वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा नाक कान तथा गला की जांच के लिए, गले की जांच करने के लिए या जांच के लिए तथा गले की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तुमने देखा एक हाथ से टॉर्च मारा तो एक हाथ से मोबाइल लगा सामने ऐसे करके जो ऐसे करके यूं ऐसे करके यूं होता है और ऐसे करके यूं ऐसे ये होता है और ये हत्थे से यूं पकड़ लेते हैं और इससे फिर ऐसे लगा के देखते हैं। ठीक है ना सर? 3 प्रयोग बहुत हैं इसके, बाकी के आगे और देख सकते हैं। ठीक है, देखो वैसे हमें उत्तल दर्पण के उपयोग ऊपर ही लिखाने थे उस हेडिंग के साथ ही, उत्तल दर्पण के उपयोग। ये हमें पहली वीडियो में ही जो है कि लिखने थे, साथ में ही ये सेकंड वीडियो हो जाएगी, लेकिन उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे चेक कर लेना। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा एक्सप्लेन की हुई है, उत्तल दर्पण के उपयोग। अब इसे प्रैक्टिकली समझ लीजिए। तो मैंने बताया था उत्तल दर्पण क्या, ये है दर्पण, ठीक है। अब इसे कलाई किधर करेंगे ये उत्तल दर्पण बन जाए? अंदर। हाँ, तो दबे हुए भाग पर कलाई की जाए तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, वो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, सॉरी उत्तल दर्पण हो जाएगा। अवतल में बाहर की तरफ होगा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष है। तो ये देखो इसकी, ये यहाँ से ऐसे करके और ऐसे करके जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये यहाँ फैलेगा, बाहर की तरफ फैलेगा मतलब ज्यादा रोशनी देगा। तो रोडों पे जैसे लैंप हम लगाते हैं
तो लैंप जब मतलब यहाँ लगेगा लैंप और ये रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह में देगा। तो रोडों पर लगे हुए लैंपों में या रोड लाइट में जो है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो नंबर 1 डाल दीजिए। रोड या सड़क कर दीजिए, सड़क पर लगे लैंप में उत्तल दर्पण, क्योंकि रोशनी को फैलाना है, बखेरना है ज्यादा से ज्यादा। उत्तल दर्पण तो चल ही रहा है, सड़क पर लगे लैंप में प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, क्योंकि रोशनी को क्या करना है, फैलाना है। और दूसरा देखो, दूसरा लिसन, जैसे कि मतलब ये रोड का हो गया, जैसे कि ड्राइवर होता है, ड्राइवर की बगल में होता है एक शीशा, चाहे वो 2 व्हीलर हो, मतलब मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर कोई भी 4 पहिया गाड़ी हो, उसकी बगल में क्या होता है क्या, शीशा। तो शीशा उसका कितना बड़ा होता है, जैसे यहाँ स्टैंड से ऐसे सेट होता है, ठीक है, शीशा होता है। तो ये शीशे में कितनी जगह, ये शीशा इतनी जगह, इतना ही तो है, लेकिन जाके अंदर कितनी जगह दिखती है, बहुत सारी, पूरे खेत के खेत दिखते हैं, मतलब ज्यादा जगह को समेट रहा है, मतलब फैला रहा है चीजों को, यानी ज्यादा जगह को अपने अंदर समाहित कर रहा है, और ये कम को कर रहा है। तो जो ज्यादा को समाहित करे या ज्यादा में फैले तो वो क्या होगा, उत्तल। तो ड्राइवर की बगल में लगे, ड्राइवर की बगल में वाहन में लगे, ड्राइवर की बगल से वाहन में लगे वाहन में लगे दर्पण में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, दर्पण में प्रयोग किया जाता है। सही आ रहा है, क्योंकि ये ज्यादा जगह को डिस्पर्स करता है, डाइवर्स करता है। हाँ, अब छोटी छोटी परिभाषाएं उसे लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, मुख्य अक्ष, इंपोर्टेंट भी है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देखिए, जैसे कि हमने ये इधर लिसन देखिए, ये कौन सा दर्पण बन गया, कौन सा दर्पण बन गया, ये अवतल दर्पण, कोई सा भी ले सकते हैं, किसी में शो कर सकते हैं, ठीक है। शुरू में आपको परिभाषा लिखाई थी कि किसी खोखले गोली भाग, किसी खोखले गोली दर्पण के एक भाग, तो जाओ एक भाग लो, एक टुकड़ा ही तो काट के ले जी बारो, यानी कि यहाँ से काट के जीवारो टुकड़ा यहाँ रख लो। तो जब ये खोखला गोली था तो उसका कोई केंद्र सेंटर था सेंटर ना, अगर यहाँ पूरा घुमा दें तो इसका भी तो कोई सेंटर होगा, होगा नहीं होगा सेंटर। और जो दर्पण जो होता है, यानी इसे मतलब मिरर, दर्पण जो होता है उसका जो बीचा बीच जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं पी, मतलब पोल मतलब ध्रुव पी, और ये वक्रता केंद्र सी मतलब सेंटर, CNTR सेंटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपके समझ इतना तो आ गया चित्र में कि ये दर्पण है, ताकि बीच में से जो लाइन जा रही है वो केंद्र मतलब खोखले गोली मतलब गोला मतलब सर्कल मतलब वृत्त, यानी वृत्त का केंद्र होता है। तो ये केंद्र मतलब वही वक्रता केंद्र मतलब, और वक्रता केंद्र से और ये जो दर्पण के जो बीचे बीच होता है वो क्या होता है, ध्रुव होता है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष कैसे बनेगी, यहाँ पे कर सकते हैं, किसी जाने दवा लेने देने, तो ये चित्र समझ में आ गया होगा आपके, ये फिगर। तो क्या करेंगे कि किसी दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P, पोल पोल, ध्रुव P से
होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष कहते हैं। किसकी समझ नहीं है बताओ? सर किसी दर्पण, अब ये उत्तल दर्पण ऐसा तो अवतल दर्पण है, यहाँ हमने अवतल बनाया, लेकिन ये जरूरी तो नहीं था अवतल में उत्तल में वो। यस सर। ठीक है, तो किसी दर्पण के वक्रता केंद्र सी सेंटर तथा ध्रुव पी पोल से होकर जाने वाली रेखा को, यानी सी तथा पी से होकर जाने वाली रेखा को सर यहाँ दर्पण के वक्रता मतलब सी, वक्रता बिंदु, वक्रता केंद्र नहीं, वक्राकार ही तो बोलते हैं, जो घुमी हुई चीज होती है उसे वक्राकार बोलते हैं, कब्ड, कब्ड बोलते हैं उसे। ओके ठीक है, तो वक्रता केंद्र सी, ठीक है, वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये बोलने में कभी कभी बोल देते हैं लेकिन लिख नहीं पाता, उसे आप कर सकते हैं। वक्रता केंद्र, यहाँ पे केंद्र लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र सी, यानी कब्ड सरफेस एक तरीके से, कब्ड सेंटर हो जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पे ऐसे करके केंद्र, वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस एफ। इनमें से 2 नंबर में परिभाषा कभी कभी आ जाती है। तो मुख्य फोकस कैसे करेंगे? अब इधर सुनिए, मुख्य फोकस जैसे कि मतलब कोई दर्पण ले लीजिए, मैं फिलहाल के लिए अब तली ले रहा हूँ, ठीक है, ये कलई हो गई, ये हो गया, चित्र बनाते जाना साथ ही साथ। ओके सर। तो ये कौन सी अक्ष है? मुख्य अक्ष है, मुख्य अच्छा अक्ष, मुख्य अक्ष हो गई। ये मिरर हो गया आपका, यहाँ चाहो तो पी लिख दीजिए और यहाँ चाहो तो सी लिख दीजिए। इतना क्लियर हो गया? अब इसमें क्या करेंगे? जब किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, जब किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है, जब किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तथा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई जे आ रही है और जे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित हो रही है, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराती है या दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, मतलब यहाँ पे आ रही है, आती हुई, जैसे यहाँ से ये आई प्रकाश किरण और इसे टकराने के बाद यहाँ आती हुई प्रतीत होती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो जाके समांतर, यानी ये दोनों मिलेंगे नहीं आपस में। जब कोई प्रकाश किरण किसी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये प्रकाश किरण है सर, प्रकाश किरण। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस एफ कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके सर। मुख्य, जब कोई प्रकाश किरण, सूरज की रोशनी किसी मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात, परावर्तन कब होगा? जब कोई दर्पण से टकराई, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसे मुख्य फोकस एफ कहते हैं। समझ आ गया? तो लिखिए, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तथा परावर्तन के पश्चात, तथा अब यहाँ पे दर्पण का नाम ये नहीं दिया कि इसी में वो परावर्तन, सब में होता है, तो तथा परावर्तन के पश्चात। अब जैसे कि ये थ्योरी आप लिख रहे हैं, तो इस थ्योरी को अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने स्क्रीन पे यूं करिए, ठीक है, तो अपने आप ये बड़ा मतलब स्क्रीन हो जाएगी और आपको एकदम क्लियर और दिखने लगेगा। तो आप इसको स्क्रॉल मतलब बिग पिक्चर में इसको कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तथा परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन यहां से हुआ, तो परावर्तन के पश्चात दरमाई, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई। ये जब थ्योरी कंप्लीट हो जाए ना, आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा शुरुआत है,
और जब थोड़ा ये चैप्टर हो जाएगा तो आप स्पीड पकड़ने लगेंगे। जो समय लग रहा है इसी में लग रहा है, इसके बाद आगे वाले चैप्टरों में समय नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो इसे पेशेंस से धैर्य से सीखिए। और आपको लग रहा है कि मतलब इसमें समय है तो स्पीड में भी देख सकते हैं, थोड़ा आगे मतलब गैपिंग करके निकाल के भी देख सकते हैं। कुल मिला के इसे रिवाइज कर करके देखना पड़ेगा, तभी आपको ये याद होगा। और अगर इतने डीपली आपने कर लिया तो आप कोई सी मास्टरमाइंड कोई सा भी सॉल्व अनसॉल्व कर सकते हैं आप नॉर्मली। और जब इतना कर सकते हैं तो समझ लीजिए 70 में से गारंटेड आप जो है 65 नंबर से 68 नंबर तक आराम से ला सकते हैं। और प्रैक्टिकल में कोई नॉर्मल से नॉर्मल दिया कितने भी कम दे देगा, 20 से नीचे नहीं जा सकता, जबकि 25 से और 29 के बीच में रखते हैं तो 20 भी दे देगा। और यहाँ पे अगर 65 भी नंबर आ गए तो आपके 75 नंबर, ये एक तरीके से कितने हो गए, 85 नंबर हो गए। और 85 पे 80 पे खूब आराम से डिक्टेटिव स्टूडेंट हो जाओगे। इसमें 85 ले आओ, बाकी हिंदी में पूरा 90 क्रॉस कर दो 95 तक। ठीक है, तो 90 प्लस ही आ जाएगी आपकी जो परसेंटेज लेवल। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हर चीज को स्टेप बाय स्टेप। अब देखो कुछ भी सीखने के लिए समय तो लगता है, आप कहो कि मतलब फटाफट से एकदम चमत्कार हो जाए तो कहीं नहीं होने वाला। पेशेंस से देखना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा यहाँ पे और सीखना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, मतलब प्रकाश किरण जो है कि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है वह मुख्य फोकस एफ कहलाता है। वह बिंदु मुख्य फोकस एफ कहलाता है। समझ आया कि नहीं आया? इसे रिवाइज करिए और रिवाइज करके सुनिए, इसे थ्योरी को उतारिए। अगर कोई बच्चा अगर यूट्यूब से पढ़ रहा है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, अगर वो कॉपी में नहीं आया तो समझ लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप इसे कॉपी पे राइट डाउन कीजिए और उसे याद कीजिए। ठीक है ना, बस राइट डाउन कीजिए इसे। चलो आगे लिखिए ध्रुव। दर्पण का ध्रुव कर लो या ध्रुव कर लो, केवल दर्पण हेडिंग है सर। यस का ध्रुव या केवल ध्रुव कर लो। तो ध्रुव पी लिख लिया। यस सर। किसी जैसे कि समझने के लिए कि ये मतलब कलाई कर दी तो ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु किसी दर्पण के, लिसन, किसी दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, किसी दर्पण के परावर्तक तल यानी जैसे परावर्तन होना, रिफ्लेक्शन होना, परावर्तक तल का मध्य बिंदु किसी दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी मतलब पोल। किसी दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, यहाँ चाहो मुख्य अक्षर लिख देना से। ठीक है, ये एम मिरर है और ये यहाँ पे पी कर देना। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर।